तो ये यूकेपीसीएस का लेक्चर फर्स्ट होगा और पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। मैंने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया हुआ है। और सिलेबस देखिए जैसे मैंने बोला था कि यूकेपीसीएस ने यूनिट के अंदर सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है। तो अब आज हम जो बात करेंगे वो यूनिट टू के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि यूनिट टू के अंदर कौन सा सिलेबस दिया गया है। जैसे यूनिट टू है, यूनिट वन के अंदर हिस्ट्री दी हुई है, यूनिट टू के अंदर ज्योग्राफी के बारे में बात हो रही है। तो पहला आता है जो इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है। इसके अंदर पहला टॉपिक आता है ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड और इसके अंदर भी सब टॉपिक्स गिवन है। तो पहला था इंपॉर्टेंट ब्रांचेस, ज्योग्राफी की कौन कौन सी ब्रांचेस होती है ये हम देखेंगे। और उसके बाद आता है अर्थ एंड सोलर सिस्टम। अर्थ एंड सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो लेक्चर होगा हमारा सोलर सिस्टम के बारे में होगा। ठीक है। तो चलो हम अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अर्थ और सोलर सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो पहले सोलर सिस्टम के बारे में देखते हैं कि सोलर सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। बिकॉज द अर्थ इज द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो ये सन है और ये हमारे पास इस सन की फैमिली है। सन की फैमिली के अंदर कौन कौन से, पहला हो जाएगा मरकरी, दूसरा हो जाएगा वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून एंड ये हो जाएगा प्लूटो। अब हम सब के बारे में देखेंगे कि प्लूटो को जो है सोलर सिस्टम के अंदर जो प्लेनेट की कैटेगरी में रखा जाता था, इसको हटा दिया है, एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो अब हम ये देखेंगे, ये आगे आएगा सब टॉपिक, हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें देखेंगे। तो अब हम जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के अंदर उनको डिवाइड किया गया है। जैसे कुछ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं और कुछ जो प्लैनेट्स हैं वो जोवियन प्लैनेट्स हैं। जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं उनकी जो कोर है वो सॉलिड है, वो गैस के नहीं बने हुए। उनकी जो कोर है, उनका जो सरफेस है वो सॉलिड है। वो सब आते हैं हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के अंदर, जिसके अंदर से आता है आपका मरकरी आता है, वीनस आता है, अर्थ आता है और मार्स आता है। फिर आते हैं जोबियन प्लैनेट्स। जोबियन प्लैनेट्स का नाम, ये जो जोबियन पड़ा है ये जुपिटर से लिया गया है। तो ये जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया और यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया एंड द प्लूटो। जैसे मैंने बोला कि प्लूटो को हटा दिया गया है प्लैनेट की कैटेगरी से। अब आप इनके रोटेशन के बारे में भी देख सकते हो, जैसे कि मरकरी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, वीनस क्लॉकवाइज घूमता है, अर्थ पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो इनके हम जैसे हम पहले हम मरकरी के बारे में देखेंगे, फिर वीनस के बारे में देखेंगे, फिर अर्थ के बारे में देखेंगे। तो सब स्टेप बाय स्टेप सब देखेंगे। तो पहला आता है हमारा सन। तो सन की अगर एज की बात करें तो सन 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। जैसे हमारा जो यूनिवर्स है वो कब फॉर्म हुआ था, 13.7 बिलियंस ईयर्स अगो। इतने बिलियंस ईयर अगो, 13.7 बिलियंस ईयर अगो हमारे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। अगर हम बात करें सन की, सन के साइज के बारे में, तो सन का जो साइज है 109.2 टाइम्स बिगर देन द अर्थ। अर्थ से इतना बड़ा है। और हमारे पास का जो नेक्स्ट क्लोजेस्ट स्टार है दैट इज द प्रोक्सिमा सेंचुरी, उसको प्रोक्सिमा सेंचुरी बोला जाता है। सन की जो सरफेस है, देखिए मैं सन के बारे में आपको बता देता हूँ जरा थोड़ा सा, इसके स्ट्रक्चर के बारे में क्या होता है। जो सन है, दिस इज द 3D डायग्राम। तो सन का जो स्ट्रक्चर है, सन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, जैसे ये सन की कोर होगी और ये सन का रेडिएटिव जोन हो गया है और ये सन का कन्वेक्टिव जोन है। और सन की ये जो सरफेस है, ये सन की ये जो सरफेस दिखाई दे रही है, आप, ये 3D डायग्राम है, यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये, तो ये हो जाएगा कोर, यहाँ से यहाँ तक कोर हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा रेडिएटिव जोन और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा सर कन्वेक्टिव जोन। तो ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस देख रहे हो आप, ये सरफेस, ये सन की सरफेस है। जैसे हमारी अर्थ है और जिस पर हम रहते हैं, तो हम सरफेस पर रहते हैं अर्थ की। तो ऐसे ही सन की सरफेस है और सन की सरफेस को बोला जाता है फोटोस्फीयर। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम कोर की बात करें, सन के जो कोर का टेम्परेचर होता है वो 15 मिलियंस डिग्री सेल्सियस होता है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है इसकी कोर का। कोर के बारे में बात करें तो कोर के अंदर क्या होता है, इतना टेम्परेचर क्यों होता है। देखिए कोर के अंदर क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का हीलियम के अंदर कन्वर्जन हो रहा है, जिसकी वजह से
ट्रिमेंडियस एनर्जी रिलीज होती है। देखो क्या क्या रिलीज होता है जब हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट होता है, तो एक तो एक्सरे और गामा रे बनती हैं, एक फोटॉन्स बनते हैं, प्लस एनर्जी रिलीज होती है। जब वो एनर्जी रिलीज होती है, अब एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन का हीलियम में जो कन्वर्जन होता है वो कौन सा प्रोसेस होता है। तो इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है। न्यूक्लियर, मैंने सब नोट्स के अंदर दिया है। न्यूक्लियर फ्यूजन, हाइड्रोजन की जो हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, ये अर्थ की कोर के अंदर चल रहा है। जैसे यहाँ से एनर्जी बनी, एनर्जी का मतलब जो आप हीट महसूस करते हो, दैट इज द एनर्जी। वो जब यहाँ से चलती है तो पहले कोर से निकलेगी, कोर से रेडिएटिव जोन में जाएगी। कोर से रेडिएटिव जोन में जाने में उसको मिलियंस लग जाते हैं इतने। एक और क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है कि ये बताइए कि जो अर्थ की कोर के अंदर एनर्जी बनी, ये मैंने दिया हुआ क्वेश्चन, अर्थ की जो कोर में एनर्जी बनी जिसको आप हीट बोलते हो, वो अर्थ, सॉरी, सन की जो कोर में, सन की जो कोर में एनर्जी बनी, वो बाहर निकलने में कौन से मतलब कौन से मेथड से बाहर निकलती है? क्या वो कन्वेक्शन से निकलती है, क्या वो कन्वेक्टिव से निकलती है, क्या वो रेडिएशन से निकलती है? तो वो रेडिएशन के थ्रू निकलती है। यहाँ से जब एनर्जी बाहर निकलेगी तो रेडिएशन के थ्रू बाहर निकलती है। जब एनर्जी बाहर निकलती है तो हमारी जो कन्वेक्टिव जोन है, कन्वेक्टिव जोन में ऐसे सेल्स बनी हुई है, ऐसे ऐसे सेल्स बनी हुई है। तो एनर्जी सेल्स के बीच से निकलती है, बीचों बीच से। जैसे ये देखिए एनर्जी निकल रही है, तो कुछ एनर्जी तो यहीं पर चली जाती है, कुछ गैसेस निकलती हैं उसके साथ में, कुछ एनर्जी हमारी बाहर आ जाती है, सोलर विंड, सोलर फ्लेयर, प्रोमिनेंस के रूप में बाहर आ जाती है। अब मैं जरा कुछ यहाँ पर, जब ये बात हो रही है तो इसके अंदर सोलर सन स्पॉट्स के बारे में बात कर लेता हूँ। तो जैसे एक सेल है ये बड़ा वाला, देखिए ये दो, ये बीच से जो एनर्जी निकल रही है, ये पूरा एक सेल है, ये एक ऐसा सेल बनी हुई है, ये हाइड्रोजन और हीलियम के बने हुए होते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं यूके पीसीएस में आजकल, मतलब बड़े जितने भी पीसीएस एग्जाम है उसमें ऐसे ही हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक सेल ये हो गया, एक सेल, तो एनर्जी बीच से निकलती है, देखिए सॉरी, एनर्जी सेल के बीच से निकलेगी, यहाँ से, ऐसे यहाँ से एनर्जी निकलेगी बिल्कुल बीच बीच से। तो जब एनर्जी बाहर निकलती है तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब कितना हो जाएगा, 6000 डिग्री सेल्सियस। और इसके बीच का, दो सेल्स के बीच का जो स्पेस पड़ा हुआ है, ये स्पेस जो आप देख रहे हो, ये इस स्पेस से, आप इस स्पेस को देख रहे हो, ये जो है, यहाँ एनर्जी नहीं निकलती है। तो ये स्पेस, ये वाला जो पार्ट होता है, इसके और इसके कंपैरिजन में काफ़ी ठंडा होता है, इसका टेम्परेचर होता है 4000 डिग्री सेल्सियस। तो इसी को बोला जाता है सन स्पॉट्स। मतलब दो सेल्स के बीच में एनर्जी निकल रही होगी और उनके बीच में कुछ खाली जगह पड़ी हुई होगी, और वो जो डार्क होगी, डार्क डार्क स्पॉट होगा, उसी स्पॉट को, डार्क स्पॉट को बोला जाता है वो सन की स्पॉट्स है। इसको कूलर पैच भी बोलते हैं, कूलर पैच, क्योंकि इसका टेम्परेचर काफ़ी ठंडा होता है, कूलर की जैसा ठंडा कर देता है। अब ये जो है, ये जो सन स्पॉट्स हैं भाई, ये ऐसे जाएंगे, इधर की ओर जाएंगे। अभी जब 45 डिग्री पर आएंगे यहाँ पर सन के, क्योंकि ये 45 डिग्री है, सन के जब 45 डिग्री पर आएंगे तो फिर 45 डिग्री से वापसी आते हैं। तो इनको 5.5 वर्ष जाने में लगता है, 5.5 वर्ष इनको आने में लगता है। तो 11 साल के अंदर एक इन जो सन स्पॉट साइकिल वो कंप्लीट होती है। तो ये बात ये याद रखना, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने साल लगते हैं, तो 11 साल लगते हैं सन स्पॉट साइकिल को। और जैसे मैंने बोला कि ये फोटोस्फीयर सन की सरफेस होगी, और सन की सरफेस से थोड़ा सा ऊपर चलोगे जहाँ पर गैसेस भरी हुई होती है, एनर्जी भरी हुई होती है, तो उसको बोलते हैं क्रोमोस्फियर। क्रोमोस्फियर जो होता है वो सन का एटमॉस्फेयर है। थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा कोरोना। कोरोना क्या होती है? फेंट लाइट होती है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कोरोना क्या होता है। यहाँ देखिए, ये मैं आपको बता रहा था कि जो ये सन स्पॉट देखो, आप इस एनिमेशन के अंदर इन सन स्पॉट्स को देखो, ये जो सन स्पॉट्स हैं, तो ये जो है बाहर की ओर एनर्जी निकल रही है, और ये बाहर, और यहाँ पर जो है, ये जो इसमें कंपैरेटिवली टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, जिसको आपको डार्क दिखाई देता है, सन स्पॉट्स बोलते हैं। मैं बात कर रहा था कोरोना की और क्रोमोस्फियर की। तो आप देखिए, ये जो है, ये ये जो मून है, ये ब्लैक कलर का जो मून है, मून के पीछे सन है। ठीक है, ये ब्लैक कलर का मून है, मून के पीछे सन है। तो जब मून सन को कंप्लीटली कवर्ड कर लेता है तो उसके पीछे ऐसी बाल दिखाई दे रहे हैं आपको, इसके वाइट कलर के बाल, ऐसे बाल दिखाई देते हैं, इसी को बोलते हैं कोरोना, वाइट फेंट लाइट। और ये जो रेड रेड दिखाई दे रहा है आपको, ये दैट इज द क्रोमोस्फियर। तो जब, मतलब न्यू मून होता है, तो न्यू मून तभी होएगा जब सन सन को मून कंप्लीटली कवर्ड कर ले। तो आपको क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि आपको कौन सी दो चीज़ें दिखाई देते हैं, एक तो क्रोमोस्फियर दिखाई देता है, और द कोरोना दिखाई देता है। जब भी मून सन को पूरा कंप्लीटली कवर कर लेता है तो आपको दिखाई देगा क्रोमोस्फियर एंड द कोरोना। और एक क्वेश्चन बनता है कि ये बताओ कि आपको सन पर जब आप देखते हो तो आपको कौन सी लेयर उसकी दिखाई देती है, कौन सी सरफेस दिखाई देती है? तो वो दिखाई देती है आपको फोटोस्फीयर।
तो ये क्वेश्चन थे। अब आप मैं आपको बता देता हूँ कि तो सन होता है, सन के पास में कभी अर्थ के पास में आती है, कभी दूर में आती है। तो जब सन के पास में अर्थ पास में होती है उसको पेरिहीलियन पोजीशन बोलते हैं। और जब अर्थ सन के पास में होती है, ये नियरेस्ट पॉइंट है कि जब अर्थ सन के बिल्कुल पास में होती है तो वो उनके बीच की डिस्टेंस होती है 9.5 मिलियन माइल्स। और ये इवेंट कब होती है? ये 3 जनवरी को इवेंट होती है। ऐसे ही सन से सबसे दूर का पॉइंट, जब अर्थ सन से सबसे ज़्यादा दूर होती है, तो ये कब कौन सी पोजीशन होती है? ये 4 जुलाई को सन अर्थ से सबसे ज़्यादा दूर होता है और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, और इस पोजीशन को जब अर्थ सन से सबसे ज़्यादा दूर होती है उसको एफिहीलियन पोजीशन बोलते हैं। और इन दोनों की इस टाइम पर जो डिस्टेंस होती है वो होती है 94.5 मिलियन माइल। इतनी डिस्टेंस होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ थोड़ी सी चीज़ों के बारे में बता देता हूँ कि जब सोलर फ्लेयर देखिए, ये सोलर फ्लेयर आ रही है, एक तो ये देखिए सोलर फ्लेयर आ रही है और इसका इंटरेक्शन अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से हो रहा है। तो आप ये देख रहे होंगे कि इस एनिमेशन के अंदर, मैं आपको इसको पॉज करके दिखाता हूँ जरा थोड़ी सी चीज़ें बारे में। देखिए आप इस एनिमेशन में ये देख रहे हो कि ये जो है, ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये मैग्नेटिक लाइन है ये। और ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये अर्थ से निकला जो एक सोलर विंड होती है, वो है सोलर फ्लेयर भी बोल सकते हो आपको। जब नॉर्मली अभी मैं बात करूंगा सोलर सोलर विंड और सोलर फ्लेयर में क्या डिफरेंस होता है, दोनों एक ही होते हैं ये, लेकिन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जब भी ये देखिए, जब भी ये इनका इंटरेक्शन होगा, मैं देख जो सोलर फ्लेयर होती है उसमें चार्ज पार्टिकल होते हैं, चार्ज पार्टिकल और अर्थ की जो मैग्नेट फील्ड होता है उसका जब वो जब मिलते हैं तो उनमें किस टाइप का इंटरेक्शन होता है और क्या होता है इसके बारे में देखो। देखो आप देखोगे कि ये देखिए, एक लाइन दूसरी लाइन को, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, वो न्यूट्रल कर देती है। और देखिए इस टाइप से ये चार्ज पार्टिकल जाते हैं यहाँ पर, अगेंस्ट जाती हैं अर्थ के सेंटर पर। देखिए ये नॉर्थ पोल हो गया अर्थ का, ये वाला, और ये पोल हो गया अर्थ के यहाँ पर। तो जब भी, तो आपको क्या दिखा देता है वहाँ पर? आपने अरोरा देखा होगा, नॉर्थ पोल में भी होती है इवेंट और साउथ पोल में भी ये इवेंट होती है अरोरा। अब अरोरा क्या होता है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये मैंने इसके अंदर सारी सन स्पॉट साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट होती है, 3D डायग्राम के मैंने थ्रू सब कुछ बताया। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मैं एक क्यूज के थ्रू लाऊंगा और पिछले साल के आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कि यहाँ से क्या पूछा जाता है। अब ये जो टॉपिक कवर हुआ है ये हमारा अर्थ एंड द सोलर सिस्टम के अंदर हुआ, जिसके अंदर आज हमने सन को देखा। अब नेक्स्ट में हम सन का परिवार देखेंगे, सभी ग्रह के बारे में देखेंगे, उसके जो प्लैनेट्स है, मरकरी के बारे में, वीनस के बारे में, और अर्थ के बारे में, सारे प्लैनेट्स के बारे में देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यूकेपीसीएस में, वो भी देखेंगे। थैंक यू।